Dear students, welcome to the Path Online tutorial. Today we are going to start with chapter number 3, Why do we need a parliament, from your NCERT textbook from page number 34 to 39. So let's begin the topic. Today we are going to start with राज्य सभा. बच्चे आज हम शुरुआत करते हैं राज्य सभा से. राज्य सभा का बच्चे मेन फंक्शन क्या क्या है? इट्स प्राइमरी फंक्शन एज ए रिप्रेजेंटेटिव टू द स्टेट. राज्यसभा का मेन फंक्शन है रिप्रेजेंट करना किसको बच्चे? काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स को. पार्लियामेंट बच्चे अब इसमें क्या काम करती है? जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी भी आइडिया को लॉ में कन्वर्ट करना, तो जब किसी आइडिया को वो मंजूरी दे देता है तो वो क्या बन जाता है बच्चे? लॉ बन जाता है. तो दोनों ही हाउसेस ये लॉ बनाते हैं. लोकसभा में उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है. ड्राफ्ट फिर भेजा जाता है बच्चे किसको? सेकेंड है उसको राज्यसभा को. राज्यसभा के पास वो डिस्कशन के लिए जाता है. जब उसके ऊपर डिस्कशन हो जाती है बच्चे, तो डिस्कशन होने के बाद वो सीधा लॉ किसको भेजता है? प्रेसिडेंट को. और प्रेसिडेंट उस पर देखता है उसमें कोई खामियां तो नहीं है, कोई दिक्कतें तो नहीं है, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करता है. जब प्रेसिडेंट उस लॉ के ऊपर साइन कर देता है तो वो क्या कहलाता है बच्चे? लॉ. तो इस तरीके से राज्यसभा जो है वो इनिशिएट किस में भी लेती है? लॉ बनाने में. और बच्चे इसके साथ साथ वो लॉ जो बनाती है वो भी ड्राफ्ट कर सकती है सीधा. जरूरी नहीं कि लोकसभा पहले ड्राफ्ट करके राज्यसभा के पास भेजेगा. राज्यसभा भी कोई लॉ बनाकर सीधा लोकसभा के पास भेज सकती है. लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो रोल होता है इसका राज्यसभा का, अगर वो मान लो कोई इनिशिएटिव ले ले किसी लॉ को बनाने के लिए, तो किसी भी बिल को पास होना ही पड़ेगा. तो वो बिल पास होगा ही होगा. सो राज्यसभा का इम्पोर्टेंट रोल एक और भी है. खाली ये नहीं, वो किसी भी बिल को लेकर इनिशिएट भी कर सकती है. और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट रोल है बच्चे जो भी ड्राफ्ट होकर आई है, मतलब कि जो भी लॉ बनकर आया है, राज्यसभा जब उस पर डिस्कशन करती है, जो लोकसभा से आता है, उसके डिस्कशन मतलब उसके ऊपर उसके रिव्यू देना, उसके ऊपर चर्चा करना. और उसके साथ साथ मान लो ऑल्टरिंग मतलब खामियां, कि अगर उस लॉ को इनिशिएट करने में लोकसभा के बीच में कोई खामियां उसको चेंज करना है, तो उसके अंदर भी वो अपना इनिशिएटिव लेती है. बच्चे द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस स्टेट्स. अब बच्चे राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से, मतलब कि विधानसभा से. विधानसभा उन लोगों के मेंबर्स को उनमें से चुने जाते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर को चुनती है. तो इस तरीके से ये मेंबर्स जो है राज्यसभा के कहाँ से आते हैं? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से निकलकर राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रूल ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या है बच्चे? जैसे आपको पता है ये सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन. अब इसके अंदर कितने हाउसेज होते हैं? इसके अंदर 2 हाउसेज होते हैं. वन इज लोकसभा एंड अनदर वन इज राज्यसभा. अगर हम इन दोनों के मेंबर्स को टोटल कर दें बच्चे, तो हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स आ जाते हैं? 790 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज. अब बच्चे इनका क्या काम है? इनका काम है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट को चुनना. ये किसका काम है? देश की सरकार को चुनना किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है. तो बच्चे जिस दौरान जो सरकार है काम कर रही होती है या किसी भी तरीके का लॉ बना रही होती है, ये सब चीज करती है, तो उसको मदद कौन करती है? टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. ये काम कौन करती है? पार्लियामेंट काम करती है. अब बच्चे पार्लियामेंट ये काम कैसे करती है? द पार्लियामेंट व्हेन इन सेशन बिगिन विद द क्वेश्चन आवर. जब बच्चे पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें वो 1 घंटे का क्वेश्चन आवर रखती है उसके अंदर, जिसमें वो तमाम एमपी से, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट से क्वेश्चन रखती है कि कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई प्लानिंग हो रही है, कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एमपी से करती है. तो इस तरीके से पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है किसको? जो गवर्नमेंट है. तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है बच्चे पार्लियामेंट का? लॉ मेकिंग, मतलब कि बच्चों लॉ का
बनाना, किस तरीके से लॉ को ड्राफ्ट किया जाएगा, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किन किन पे किया जाएगा, तो ये सब काम किसका है बच्चों? पार्लियामेंट का। तो समझ चुकी है पहले क्वेश्चन आवर क्या होता है, बना कर रखा जाता है पार्लियामेंट का जब सेशन बिगिन होता है। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। इट इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच द एमपीज कैन एलिसिट। एलिसिट का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पर पता लगाना, इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अब बच्चे क्या है, ये है क्वेश्चन आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मीडियम है जिसके जरिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो एमपीज हैं, वो पता लगाते हैं सरकार की इंफॉर्मेशन, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, सवाल जवाब करके सरकार से क्वेश्चन आवर के दौरान, क्योंकि जो वर्किंग वो कर रही है गवर्नमेंट किस तरीके से कर रही है, तो इसके जरिए उनको सरकार के बारे में पता चलता है। और इस तरीके से जब पार्लियामेंट है वो कंट्रोल कर पाती किसको? एग्जीक्यूटिव्स को। पॉइंट नंबर 2, बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स एंड ऑल्सो नो द ओपिनियंस ऑफ द पीपल। दूसरा इस क्वेश्चन आवर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है बच्चों, कि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ भाई मुझे इसका आंसर आना चाहिए, तो वो पर्सन जो है ज्यादा से ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आवर के जरिए जब हम क्वेश्चन से, एमपीज जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो क्वेश्चन पूछते हैं सरकार से, जो देखिए क्योंकि सरकार जो है 5 साल के लिए चुनी गई है, अब वो काम सही कर रही है या गलत कर रही है, इस बात का कैसे पता लगाएंगे? इस बात का पता कब लगेगा? जब हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो तब वो इस बात बारे में जान पाएगी। और इसी क्वेश्चन आवर के जरिए जब भी इस सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे वो अलर्ट होती है और उसको अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता लगता है, अपनी खामियों का पता चलता है। और इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट है वो और भी क्या इसके अंदर काम करती है, नो द ओपिनियंस ऑफ द पीपल, जो लोगों के ओपिनियंस है वो भी सरकार के सामने रख पाती है। और हमारे ओपिनियंस को कौन रखता है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। इस दौरान बच्चे पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय आस्किंग ये क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, ताकि जो गवर्नमेंट में जो भी चल रहा है उसके बारे में पता लगा सके। इस तरीके से जो एमपीज है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट के अंदर। दूसरा, अपोजिशन पार्टी भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि बच्चे अगर एक जैसी सरकार होगी, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, कोई उनसे पूछेगा नहीं क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, तो वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको पता रहेगा, वो उसके लिए अलर्ट रहेंगे, और जो उनकी शॉर्टकमिंग्स है, जैसे हमने पहले भी बात की, उसका उनको पता चलता रहेगा, और एक हेल्दी एनवायरमेंट बना रहेगा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो अपोजिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर? पार्लियामेंट के अंदर, और इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा बच्चे, एमपीज हैव ए सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। इस तरीके से एमपीज जो होते हैं सरकार से क्वेश्चन पूछ के उसको वो कंट्रोल करते हैं, उसको गाइड भी करते हैं, और साथ ही साथ जो भी उनके ओपिनियंस है, लोगों के जो भी खामियां है सरकार की, उन सब के बारे में भी उनको इन्फॉर्म किया जाता है। हम बात करते हैं हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं? दे हैव टू बी कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, तरह तरह के बैकग्राउंड से ये लोग आए हैं। कुछ रूरल एरिया से हैं, रीजनल पार्टी से हैं, इंक्रीज, और धीरे धीरे ये इंक्रीज होता चला गया। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब लोगों से मिलकर बनी पार्लियामेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड। अब बच्चे ये जो वर्ड है मार्जिन, ये साइड लाइन से आया है। ये वो सेक्शन है सोसाइटी का जिसे मेन स्ट्रीम से अलग रखा जाता है, जिसको जो मेन स्ट्रीम के जो बेनिफिट मिलते हैं, जो समाज के मुख्य पद को जो सारे के सारे अधिकार मिलते हैं, इनको वो अधिकार नहीं दिए जाते, इनको उससे डिस्टेंस बना के रखा जाता है। ये क्या होती है बच्चों? बेसिकली आपकी बैकवर्ड क्लासेस। कुछ कम्युनिटीज हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड रह गई, उन्हें उनके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले। इन सब बातों को देखते हुए पार्लियामेंट की कुछ सीट्स को बचे रिजर्व रखा गया इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। हमारे देश में मेंबर एमपी का सिस्टम है कि हर जगह के एक रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में होगा। अब जो ऐसे एरियाज हैं जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरियाज हैं, मिनी आदिवासी एरिया,
उन्हें रिजर्व रखा गया ताकि उन्हें दलित के राइट्स मिले, ताकि वो भी समाज के जो मेन हिस्सा है, जो मेन स्ट्रीम है, उससे जोड़ा जा सके। और इन सब बातों का ध्यान बच्चों किसमें रखा गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस तरीके से उन सभी के अधिकारों को दिया गया। मार्जिनलाइज्ड की बात करें तो वुमेन्स भी इसके अंदर रिजर्व रखी गई है, उनको भी रिजर्व सीट्स दिया गया है, क्योंकि 150 सालों तक तो वुमेन्स को किसी भी तरीके के अधिकार नहीं थे। बट आफ्टर वी गॉट एन इंडिपेंडेंस तो वुमेन्स को कुछ अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए मिले। 60 इयर्स अगो अगर हम बात करें तो 4% वुमेन्स ही जो थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हिस्सा थी, लेकिन आज 9% से ज्यादा जो वुमेन्स है पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुकी है। और अब की सिचुएशन देखें तो इससे कहीं लगभग और भी ज्यादा है, अभी भी ये कम है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन देखें तो वुमेन्स की है, तो उनको पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा होना चाहिए। So my dear students, in this video we discuss about the Rajya Sabha, rule of the parliament, about question hour, and who are the people in the parliament, and the reservation for the marginalized. So I hope you all can understand easily. Here we finish with this chapter. Students, this is the time for the homework. Please write Rajya Sabha, functions and the question hour in your fair notebook. Thank you and have a nice day.